हेलो स्टूडेंट्स, अब मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ कक्षा 10 का जो सोशल साइंस का पेपर है इंग्लिश मीडियम में। आप अंत तक इस पेपर को देखना। पूरा पेपर आपके समझ में आएगा और पूरे क्वेश्चन आंसर आप के याद हो जाएंगे। तो शुरू से लेकर चलते हैं इस पेपर को हल करने के लिए। ठीक है, तो चलिए। बस सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सेक्शन ए के। देखो, इन विच ईयर डिड द फ्रेंच रिवॉल्यूशन टेक प्लेस। फ्रांसीसी क्रांति किस साल में स्थान ली, यानी सबसे फ्रांस क्रांति किस साल में हुई। तो 1789 में फ्रेंच रिवॉल्यूशन वॉज ए फ्रेंच रिवॉल्यूशन टेक प्लेस इन 1789, 1789 में। कैरिबियन आइलैंड डू नॉट इंक्लूड, कैरिबियन आइलैंड्स में शामिल नहीं है। देखो, त्रिनिदाद, गुआना, सूरीनेम, ये कैरिबियन आइलैंड्स में है, ये अमेरिका के देश हैं। आयरलैंड है वो यूरोपियन कंट्री है, तो आयरलैंड इसमें शामिल है नहीं है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इज डेजर्ट सोइल मेनली फाउंड। कौन से राज्यों में डेजर्ट सोइल है वो मुख्य रूप से पाई जाती है। तो डेजर्ट सेल सोइल फाउंड इन राजस्थान। डेजर्ट इज इन राजस्थान, डेजर्ट राजस्थान में ही है, तो डेजर्ट सोइल है वो राजस्थान में पाई जाती है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वॉज द प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च्ड। कौन से साल में प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया था। तो प्रोजेक्ट टाइगर वॉज लॉन्च्ड इन 1973। 1973 कैलाश सैंकला को टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, तो उसने ये प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च करवाया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज यूजेज बॉक्साइट। कौन सी इंडस्ट्रीज है वो बॉक्साइट का यूज करती है रॉ मटेरियल के रूप में। तो एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग इंडस्ट्री है वो बॉक्साइट को रॉ मटेरियल के रूप में यूज करती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट का सबसे सस्ता, चीपेस्ट होता है सबसे सस्ता मोड कौन सा है, यानी सबसे सस्ते ट्रांसपोर्ट का मोड है वो वाटरवेज है, वो सबसे सस्ता है। देखो, रोडवेज, रोड के साधन है वो महंगे हैं, रेलवेज भी बहुत ही महंगे हैं, लेकिन वाटरवेज बहुत सस्ता है, इसमें बहुत ही कम फ्यूल लगता है। ठीक है, और भारी जो सामान होता है वो वाटर के माध्यम से ही ट्रांसपोर्ट किया जाता है, तो चीपेस्ट मोड होता है ट्रांसपोर्ट का वो वाटरवेज है। द फर्स्ट बुक प्रिंटेड इन यूरोप बाय जॉन गुटनबर्ग। जोहान गुटनबर्ग के द्वारा पहली किताब कौन सी लिखी गई थी। बाइबल। बाइबल जोहान गुटनबर्ग के द्वारा लिखी गई पहली प्रिंटेड किताब थी। इन विच कंट्री डिड द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन फर्स्ट स्टार्ट। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, औद्योगिक क्रांति, औद्योगिक क्रांति कौन से देश में शुरू हुई थी। डेफिनेटली इट स्टार्टेड इन इंग्लैंड, ये इंग्लैंड में शुरू हुई थी। विच वीकली न्यूज़पेपर वॉज पब्लिश्ड बाई राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय के द्वारा कौन सा वीकली है वो पब्लिश किया गया था। तो संवाद कौमुदी, ये वीकली न्यूज़पेपर था राजा राम मोहन राय का। राजा राम मोहन राय वो जो सोशल रिफॉर्मर, सोशल रिफॉर्मर था और ब्रह्म समाज की उसने स्थापना की थी। बेल्जियम इज ए कंट्री इन विच कंटिनेंट। बेल्जियम कौन से कंटिनेंट का देश है। बेल्जियम इज द कंट्री ऑफ ए यूरोप, यूरोप का एक देश है जिसमें डच स्पीकिंग एंड ए फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी रहती थी। दो कम्युनिटीज में बटा हुआ देश था, डच स्पीकिंग एंड ए फ्रेंच स्पीकिंग। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट इज नॉट इन एनी लिस्ट ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स इन कॉन्स्टिट्यूशन। निम्नलिखित में कौन सा विषय ऐसा है जो किसी भी लिस्ट में नहीं। तीन लिस्ट होती है, ठीक है ना। सेंट्रल लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट, दूसरी स्टेट लिस्ट एंड थर्ड इज द कॉन्करेंट लिस्ट। केंद्र की सूची, राज्य की सूची और समवर्ती सूची, ये तीनों सूचियां जिसमें सब्जेक्ट दिए गए हैं, इस मुद्दे दिए गए इन ऊपर कानून। जैसे सेंट्रल जो सब्जेक्ट्स हैं उन पर सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बनाती है, स्टेट जो लिस्ट होती है स्टेट गवर्नमेंट कानून बनाती है, और कॉन्करेंट लिस्ट होती है उसमें दोनों कानून बनाते हैं, स्टेट और राज्य। ठीक है, तो नीचे दिए गए विषय कौन सा ऐसा विषय है जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन में शामिल नहीं, इन किसी भी लिस्ट में शामिल नहीं है पावर डिस्ट्रीब्यूशन में, तो वो है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर ऐसा सब्जेक्ट है जो न तो स्टेट लिस्ट में, न ही सेंट्रल लिस्ट में, न ही कॉन्करेंट लिस्ट में है। ठीक है। देयर इज ए प्रोविजन फॉर रिजर्वेशन फॉर वीमेन इन इंडिया। भारत में वीमेन का रिजर्वेशन का प्रावधान है, वीमेन का जो आरक्षण है, महिलाओं के आरक्षण का जो प्रावधान है वो पंचायत राज इंस्टीट्यूशन में है। पंचायत राज इंस्टीट्यूशन में 33% सीट है, यानी 1/3 इज रिजर्व्ड फॉर द वीमेन। 33% सीट है वो वीमेंस के लिए रिजर्व की गई है पंचायत राज और म्यूनिसिपलिटीज़ के लिए। म्यूनिसिपलिटीज होती है वो निकाय।
पॉलिटिकल पार्टी विच फॉर्म्स द गवर्नमेंट इज कॉल्ड, पॉलिटिकल पार्टी जो गवर्नमेंट बनाती है वो पॉलिटिकल पार्टी रूलिंग पार्टी होती है। और उसके बाद 2 नंबर रहने वाली पार्टी वो ओपोजिशन पार्टी होती है। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूट्स लेजिटिमेट गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का कौन सा सिस्टम है जो एक वैधानिक सरकार बनाता है? तो वैधानिक सरकार तो डेमोक्रेसी, मोनार्ची, डिक्टेटरशिप तीनों में बनती है, वैधानिक सरकारें बनती है। ये अलग चीज़, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है वो लोगों के लिए काफ़ी रिस्पॉन्सिबल होती है, लोगों के लिए रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होती है। लेकिन डेमोक्रेसी में भी लेजिटिमेट गवर्नमेंट होती है, मोनार्ची में भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है, डिक्टेटरशिप तानाशाही इसमें भी लेजिटिमेट गवर्नमेंट होती है। तो ये डी सही है तीनों। अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे 2019-20, जो इकोनॉमिक सर्वे था 2019-20 में, द हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम इज ए हरियाणा, सबसे ज़्यादा प्रति व्यक्ति आय यानी सबसे ज़्यादा जो इनकम थी वो हरियाणा की थी। पर कैपिटा इनकम होती है प्रति व्यक्ति आय, हर व्यक्ति की आय। हर व्यक्ति की आय कब निकलती है? जब जीडीपी हो। जीडीपी होती है टोटल देश की आय या टोटल राज्य की आय, उसमें पॉपुलेशन का भाग दिया जाता है, पॉपुलेशन का। अब उसमें पता चल जाता है भाई हर एक व्यक्ति ने कितना कमाया। ठीक है, ये ऊपर से कैपिटा इनकम होती है। कंट्रोल्स द फंक्शनिंग ऑफ द फॉर्मल सोर्सेज ऑफ द बैंक लोन्स, बैंक लोन्स का जो फॉर्मल स्रोत होता है उसकी फंक्शनिंग को कंट्रोल करती है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करती है? जो बैंक लोन्स का जो फॉर्मल स्रोत होती है, यानी बैंक जो अपना लोन लेती है वो आरबीआई से लेती है, और वो कंट्रोल करती है आरबीआई, बैंकों का जो फॉर्मल सोर्स होता है लोन्स का उनको कंट्रोल करने का आरबीआई करती है, यानी आरबीआई ही बैंकों को लोन देती है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट वॉज इनेक्टेड इन इंडिया, जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है वो इनेक्ट किया गया था भारत में, कब किया गया था? 1986 में। कंज्यूमर्स टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर्स, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट वॉज इनेक्टेड। कंज्यूमर्स के अधिकारों को या हितों की रक्षा के लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट लॉन्च किया गया था 1986 में। और कंज्यूमर कोर्ट्स स्टेबलाइज किए गए थे कि किसी भी प्रकार के मतभेद हो, किसी प्रकार की कंज्यूमर्स और जो शॉपकीपर्स होता है उनके बीच में यदि कोई झगड़ा हो तो उसके न्याय के लिए कोर्ट्स, कंज्यूमर कोर्ट्स लगाए गए हैं। ये 1986 का जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है उसमें है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द इंडियन कंपनी, कौन सी इंडियन कंपनी नहीं है? टाटा मोटर्स जो गाड़ियाँ बनाती है इंडियन कंपनी है, रतन टाटा की वो ना, इसके पापा की स्थापित की हुई है। इन्फोसिस ये भी इंडियन कंपनी है। रेनबैक्सी जो कोट वगैरह बनाती है बारिश के, और वो रेनबैक्सी होती है। ठीक है, ये कारगिल गुड्स ये इंडियन कंपनी नहीं है, कारगिल गुड्स, तो ये इंडियन कंपनी नहीं है। ठीक है, अगला देखो, ब्लैंक्स फिलअप करना है। बिस्मार्क प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, बिस्मार्क ने जर्मनी के यूनिफिकेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, यानी बिस्मार्क ने जर्मनी का एकीकरण किया था। गेरबोल्डी और जो थे वो था, उन्होंने इटली का एकीकरण किया था, इटली है ना, मेजिनी, जेसिप मेजिनी यूनिफाइड द इटली, जैसे मेजिनी इटली को यूनिफाई किया था, एंड बिस्मार्क यूनिफाइड द जर्मनी। ठीक है, एग्रीकल्चर इज ए प्राइमरी एक्टिविटी, प्राइमरी सेक्टर एक्टिविटी या प्राइमरी एक्टिविटी। एग्रीकल्चर और प्राइमरी, एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री एंड फॉरेस्ट, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट एंड एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री होता है पशुपालन, तो एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री एंड फॉरेस्ट आर द प्राइमरी एक्टिविटी, ये प्राइमरी एक्टिविटीज़ होते हैं। तो एग्रीकल्चर प्राइमरी एक्टिविटी है, प्राथमिक। सेकेंडरी एक्टिविटी होती है जिसमें मैन्युफैक्चरिंग होती है, जैसे प्राइमरी एक्टिविटी रॉ मटेरियल काम करती है, और जैसे ये रॉ मटेरियल एग्रीकल्चर के द्वारा प्रोड्यूस किया हुआ फैक्ट्रीज में जाते हैं, कंपनीज या इंडस्ट्रीज में जाते हैं, तो उसको मैन्युफैक्चर किया जाता है। सो मैन्युफैक्चरिंग होती है वो सेकेंडरी एक्टिविटी कहलाती है, और फिर उसको मार्केट में सेल किया जाता है, वो सर्विस सेक्टर है, टेरिशरी सेक्टर। पीपल ऑफ इंडिया हैव बीन अंडरटेकिंग सी वोएज, भारत के लोग हैं वो समुद्री यात्रा कर रहे हैं सिंस एंशियंट टाइम, प्राचीन काल से। तो सी वोएज, वोएज होती है यात्रा, जर्नीज, समुद्री यात्रा, भारत के लोग समुद्री यात्रा कर रहे हैं प्राचीन काल से। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट डू नॉट ऑलवेज रेस्पेक्ट, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स वो हमेशा रेस्पेक्ट नहीं करती किनकी? द राइट्स ऑफ सिटीजन्स, सिटीजन्स के राइट्स की रक्षा
रेस्पेक्ट नहीं करती। रेस्पेक्ट करती है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ही रेस्पेक्ट करती है, बट ऑलवेज, ये ऑलवेज है कि ऑलवेज नहीं करती। समटाइम्स द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वायलेट्स द राइट्स ऑफ द सिटीजन्स। कई बार है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट सिटीजन्स के राइट्स को वायलेट करती है, सिटीजन्स के जो अधिकार है उनको छीनती है ना। वर्कर्स इन द सेक्टर डू नॉट प्रोड्यूस गुड्स। जो टेरिशरी सेक्टर्स के, टेरेशियरी टेरिशियरी जो सेक्टर के जो लोग हैं वो गुड्स प्रोड्यूस नहीं करते हैं, वो सर्विस का काम करते हैं, है ना। किसका काम करते हैं? सर्विस जैसे रेलवे, बैंकिंग एंड टेलीकॉम एंड कम्युनिकेशंस, ट्रांसपोर्ट, इनमें जो लगे हुए लोग हैं वो प्रोड्यूस नहीं करते हैं, वो सर्विस का काम में करते हैं, सर्विस। ठीक है। ए टैक्स ऑन इम्पोर्ट इज द एग्जाम्पल ऑफ ट्रेड बैरियर। जो इंपोर्ट पर टैक्स लगाया जाता है वो ट्रेड बैरियर का उदाहरण है। ट्रेड बैरियर होता है, इसमें रेस्ट्रिक्शंस होते हैं। यदि आपको इंपोर्ट पर टैक्स लगाना है, इसका मतलब ज़्यादा टैक्स लगाओगे तो इंपोर्ट कम होगा, और ये एक प्रकार के ट्रेड बैरियर का उदाहरण है। ट्रेड बैरियर्स, जो इंपोर्ट पर टैक्स लगाया जाता है उसको टेरिफ कहते हैं, ये ध्यान रखना। टेरिफ, है ना। टेरिफ होता है इंपोर्ट पर जो टैक्स लगाया जाता है उसको टेरिफ कहते हैं, है ना, इंपोर्ट ड्यूटी। ठीक है, अगले क्वेश्चन थोड़े बड़े हैं। बिटवीन विच टू ग्रुप्स हैज द वर्ल्ड वॉर फोर्ट। कौन से दो देशों में से वर्ल्ड वॉर फोर्ट हुआ था? तो दो प्रकार की उस टाइम फोर्सेज थी वर्ल्ड वॉर में, सेंट्रल फोर्सेज एंड अलाइड फोर्सेज। सेंट्रल फोर्सेज एंड अलाइड फोर्सेज। जो अलाइड फोर्सेज थी, अलाइड फोर्सेज, अलाइड फोर्सेज, उसमें अलाइड फोर्सेज में जो थी वो ब्रिटेन मेन था। ब्रिटेन, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, अमेरिका मान लो, यूएसए का मतलब यूनाइटेड स्टेट्स। इसके अलावा फ्रांस, रसिया और इटली वगैरह, ये देश थे इसमें अलाइड फोर्सेज। दूसरी थी सेंट्रल फोर्सेज। सेंट्रल फोर्सेज इनके विरुद्ध मेन उनमें जर्मनी था, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, बुल्गारिया, ये देश थे वो सेंट्रल फोर्सेज में थे। और युद्ध है वो 1914 में शुरू हुआ था, 1918 में ये एंड हो गया था। When did the first printing press came to India? Printing press came to India mid 16th century। मध्य जो 16th सेंचुरी तब आई थी 1556 में, मध्य 15th सेंचुरी, मध्य 16th सेंचुरी में 1556 में ये सबसे पहले गोवा में आई थी। ठीक है, गोवा में उस टाइम पोर्टुगीज रूल था और पोर्टुगीज ब्रोट द प्रिंटिंग प्रेस टू गोवा, और गोवा में सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस आई थी 1556 में। ओके, द प्रिंटिंग प्रेस इज द मोस्ट पावरफुल इंजन ऑफ प्रोग्रेस एंड पब्लिक ओपिनियन। ये कह रहा है कि प्रिंटिंग प्रेस है वो सबसे पावरफुल इंजन है प्रोग्रेस का और पब्लिक ओपिनियन का। पब्लिक ओपिनियन होता है लोक मान्यता या लोगों की राय का, या प्रोग्रेस का सबसे पावरफुल इंजन है प्रिंटिंग प्रेस। एंड इज द फोर्स दैट विल स्वीप डेस्पोटिज्म अवे। और ये एक ऐसी फोर्स है जो निराशाओं को निकाल लेती है, निराशाओं को भगा देती है। ये किसने कहा था? तो देखो ये कहा था लुइस सेबास्टियन मेर्सर ने। क्या इसने कहा था? लुइस सेबास्टियन मेर्सर, मेरे सीरर, ये कहा था। ये एक फ्रेंच नॉवेलिस्ट था, फ्रेंच नॉवेलिस्ट। इसने ये कहा था कि भाई प्रिंटिंग प्रेस है वो सबसे पावरफुल इंजन है प्रोग्रेस का और पीपल ओपिनियन का, जिससे पूरी निराशाएं चली जाएगी। नेम एनी टू थिंग्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फॉरेस्ट। जंगलों से प्राप्त होने वाली दो चीज़ें। देखो जंगलों से बहुत चीज़ें प्राप्त होती है, फ्रूट्स, फ्लावर्स, वेजिटेबल्स एंड हर्ब्स, जड़ी बूटियाँ, टिम्बर भी प्राप्त होती है, एंड रॉ मटेरियल फॉर इंडस्ट्रीज, उद्योगों के लिए रॉ मटेरियल प्राप्त होता है। तो देखो इसमें मेन चीज़ आप लिख सकते हो टिम्बर
टिम्बर इज द यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चरिंग वुड्स। इमारती लकड़ी होती है वो टिम्बर होती है, कहने का मतलब, ठीक है। एंड सेकंड इज द ऑल्सो गम, रॉ मटेरियल फॉर इंडस्ट्रीज, ये इसी में आ जाता है, ठीक है ना। और अपने कह सकते हैं फ्रूट्स एंड वुड्स, लकड़ी। तो देर आर लॉट ऑफ थिंग्स वी ऑब्टेन फ्रॉम द फॉरेस्ट, बहुत सी चीज़ें हम फ्रूट फॉरेस्ट से ऑब्टेन करते हैं, प्राप्त करते हैं। वोट आर द बेसिक इंडस्ट्रीज, बेसिक इंडस्ट्रीज क्या होती है? देखो, बेसिक इंडस्ट्रीज आर दोज इंडस्ट्रीज टू प्रोड्यूस रॉ मटेरियल और प्रोडक्ट्स फॉर द अदर इंडस्ट्रीज। बेसिक इंडस्ट्रीज आर द दोज इंडस्ट्रीज देट दे प्रोड्यूस, दे प्रोड्यूस, वो प्रोड्यूस करती है रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करती है, मटेरियल किसके लिए? रॉ मटेरियल और प्रोडक्ट्स, और प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करती है फॉर अदर इंडस्ट्रीज, दूसरी इंडस्ट्रीज के लिए, अदर इंडस्ट्रीज के लिए रॉ मटेरियल प्रोड्यूस से करती है, ठीक है। अदर इंडस्ट्रीज रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करती है फॉर मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग। इसमें देखो, मैन्युफैक्चरिंग के लिए रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करती है अन्य इंडस्ट्रीज के लिए, वो क्या होता है? बेसिक इंडस्ट्रीज। और इनमें जो अपने एग्रीकल्चर है, एनिमल हस्बेंड्री है और फॉरेस्ट है, दे आर द बेसिक इंडस्ट्रीज। ये बेसिक इंडस्ट्रीज है, ये रॉ मटेरियल ऑफर करती है, प्रोड्यूस करती है अदर अदर इंडस्ट्रीज के लिए, ठीक है। विच इज़ द लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ऑफ इंडिया, भारत का सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है रेलवेज। रेलवे सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है। इसका कारण ये है कि रेलवे बहुत ही लंबा फैला हुआ है। द रेलवे नेटवर्क इज वेरी वास्ट एंड इट्स स्प्रेड ऑल ओवर द कंट्री। इतना लंबा फैला हुआ है कि पूरे देश में ये है। लॉट ऑफ एम्प्लॉयज़ वर देयर एंड लॉट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर वो स्प्रेड, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर इसमें फैला हुआ है, ठीक है। तो सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है भारत का, वो है रेलवेज, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइम्स द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेल्जियम अमेंडेड बिटवीन 1970 एंड 1993? 1993 और 1970 और 1993 के बीच में बेल्जियम का जो संविधान था, कॉन्स्टिट्यूशन संविधान, अमेंड किया गया था, सुधारा गया था, सुधार। 1970 और 1993 के बीच में बेल्जियम के जो संविधान था उसको कितनी बार सुधारा गया था? हाउ मेनी टाइम्स, कितनी बार बेल्जियम का संविधान है सुधारा गया था? तो 4 टाइम्स। बेल्जियम कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अमेंडेड 4 टाइम्स, 4 बार सुधारा गया था, 1970 और 1993 के बीच में। क्यों सुधारा गया था? अकोमोडेट कंट्रीज लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल डाइवर्सिटी, देश की जो लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल डाइवर्सिटी है। देखो, बेल्जियम में 2 प्रकार की कम्युनिटीज़ रह रही थी, डच स्पीकिंग एंड फ्रेंच स्पीकिंग, और दोनों ही कम्युनिटीज़ अलग अलग क्षेत्रों में रह रही थी। तो उन दोनों जो कम्युनिटीज़ थी उनकी कल्चरल और लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटीज़ को अकोमोडेट करने के लिए, तो क्या लिखना है? टू अकोमोडेट, अकोमोडेट लिंग्विस्टिक, लिंग्विस्टिक होते हैं भाषाई, लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल डाइवर्सिटी, कल्चरल डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी ऑफ द कंट्री। कंट्री की जो कल्चरल और लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी थी, उस डाइवर्सिटी को अकोमोड करने के लिए, बनाए रखने के लिए 4 टाइम संविधान संशोधन करना पड़ा। इसी के कारण बेल्जियम में कोई सिविल वॉर नहीं था, किसी भी प्रकार के ऐसे मतलब तनाव की स्थिति नहीं रही। जबकि श्रीलंका का उदाहरण दिया था, श्रीलंका में 2 कम्युनिटी रहती है, सिविलीज एंड तमिल से, और दोनों ही है वो कल्चरल लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी के कारण तालमेल नहीं बिठा पाई और हमेशा सिविल वॉर की स्थिति रहती है।
व्हाट डज द जेंडर डिवीजन रेफर टू? जेंडर डिवीजन किसको रेफर करता है? जेंडर डिवीजन रेफर करता है अनइक्वल रोल्स असाइंड बाय द सोसाइटी टू मेन एंड वीमेन। मेन और वुमेन को अनइक्वल रोल देना या डिस्क्रिमिनेट करना, डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ मेल एंड फीमेल, मेल और फीमेल के आधार पर डिस्क्रिमिनेट करना, या फिर अनइक्वल रोल्स, अनइक्वल रोल्स, असमान रोल्स देना। किन को देना? टू मेन एंड वीमेन, मेन एंड एमियन कर दो, मेन एंड वीमेन, महिला और पुरुषों को असमान रोल देना किसके द्वारा? बाय द सोसाइटी, अनइक्वल रोल असाइन कर दो यहाँ पर, गिवन या असाइनड दिया जाता है, टू बाय द सोसाइटी, सोसाइटी के द्वारा, समाज के द्वारा असमान रोल दिया जाता है महिला पुरुषों को, है ना। तो वो जेंडर डिवीजन को रेफर करता है। जेंडर डिवीजन रेफर टू अनइक्वल रोल्स असाइन टू मेन एंड वीमेन बाय द सोसाइटी। एंड सेकेंड, जेंडर डिवीजन रेफर टू द डिस्क्रिमिनेशन, किसको रेफर करता है? डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन को रेफर करता है, डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव को, ऑन बेसिस ऑफ ए जेंडर, जेंडर के आधार पर भेदभाव को ये रेफर करता है, बेसिस ऑफ ए जेंडर, ठीक है। वाई आर डिसीजन डिलेड इन डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी में डिसीजन क्यों लिए जाते हैं? क्यों? डिसीजन और टेकर आफ्टर मच डेलिब्रेशन एंड डिबेट। इन डेमोक्रेसी डिसीजंस आर टेकन, डेमोक्रेसी में डिसीजन लिए जाते हैं, सॉरी, डिसीजन आर टेकन आफ्टर मच डिबेट, काफ़ी डिबेट के बाद, कि लोगों को हितों का ध्यान में रखा जाता है, एंड डेलिब्रेशन, डेलिब्रेशन होता है विचार विमर्श, काफ़ी डेलिब्रेशंस के बाद और काफ़ी डिबेट्स के बाद डिसीजन लिए जाते हैं, इसलिए डिले हो जाते हैं निर्णय। वाई राइट टू फंक्शंस ऑफ बैंक्स? बैंक्स के दो फंक्शन लिखने हैं। देखो, बैंक है वो क्या करती है? डिपॉजिट मनी, धन को डिपॉजिट करती है, आप कितने रुपए ले जाओ बैंक में जमा करा सकते हो। 2 नंबर प्रोवाइड लोन्स, और बैंक क्या करती है? प्रोवाइड लोन्स, आपको लोन देती है, बस, ठीक है। विच ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन सेट्स रूल्स रिलेटेड टू वर्ल्ड ट्रेड? वर्ल्ड ट्रेड के लिए कौन सा ऑर्गेनाइजेशन रूल सेट करता है? WTO। WTO का मतलब होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये WTO होता है, ये रोल से असाइन करता है। फुल फॉर्म ऑफ कोपरा? कोपरा होती है, वो भी आया था ना, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में, ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की फुल फॉर्म है, कोपरा की फुल फॉर्म है कंज्यूमर प्रोटेक्शन, ठीक है। वोट वॉज द नेपोलियंस कोड? नेपोलियंस के कोड कौन से हैं? देखो, नेपोलियंस कोड वॉज ऑल्सो कॉल्ड द सिविल कोड से, एंड दे वर इम्प्लीमेंटेड इन 1804 इन फ्रांस। फ्रांस में ये 1804 में इम्प्लीमेंट किए गए थे। तो उसमें मुख्य चीज़ें क्या थी? देखो, मुख्य चीज़ें ये थी, इक्वालिटी बिफोर द लॉ। नेपोलियन ने क्या कहा कि भी जो व्यक्ति जन्म के आधार पर जो अधिकार मिलने चाहिए वो सभी नेपोलियनिक कोड में है, बर्थ राइट्स, ठीक है। उसमें सबसे पहले इक्वालिटी बिफोर लॉ, कानून के समक्ष समानता, कानून के सामने सभी समान है। 2 नंबर, कानून से समानता, राइट टू प्रॉपर्टी। राइट टू प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि नेपोलियन ने प्रॉपर्टी के अधिकार माना है, कोई व्यक्ति चाहे जितनी संपत्ति कलेक्ट कर सकता है। 30 है यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ ए मेजरमेंट्स, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ मेजरमेंट्स, मेजरमेंट्स को उसने यूनिवर्सलाइज कर दिया था। मेजरमेंट्स जैसे मान लो उस टाइम क्या था, लोगों ने अपने हिसाब से मेजरमेंट्स, नाप तोल के साधन बना रखे थे, किसी ने 1 किलो की बाट कितना ही बना रखा था, किसी ने कितना ही बना, नेपोलियन को यूनिवर्सलाइज कर दिया था। तो ये मेन इसमें बातें थी, और भी कुछ है, लेकिन 3 बातें आप याद कर सकते हो छोटी छोटी। वोट वर द केनाल कॉलोनीज? केनाल कॉलोनीज क्या है? केनाल कॉलोनीज, देखो, केनाल कॉलोनी जो है वो सेमी डेजर्ट वेस्ट एरिया जो पंजाब, देखो ब्रिटिश टाइम में ये डेवलप की गई थी वेस्टर्न पंजाब में। वेस्टर्न पंजाब था वो सेमी डेजर्ट था, अर्ध जैसे राजस्थान की तरह
क्या था, सेमी डेजर्ट था। ब्रिटिश लोगों ने क्या किया था, इस सेमी डेजर्ट में आदि मरुस्थलीय क्षेत्र में कैनल्स ले गए, नहर ले गए, और वहाँ पर जो एक्सपोर्ट के लिए फसलें होती है, व्यापारिक फसलें, बिजनेस फसलें, वो वहाँ पर प्लांटें की। तो वहाँ पर नए लोगों को ले जाकर वहाँ पर कॉलोनीज स्थापित की थी, तो उसको कहते हैं कैनाल है कॉलोनीज। तो देखो इसका मतलब होता है कि डेजर्ट वेस्ट एरिया जो पंजाब है, इरिगेटेड बाय न्यू कैनाल्स बिगिन टू कॉल्ड द कैनाल है कॉलोनीज। दे वर क्रिएटेड टू ग्रो wheat एंड कॉटन एक्सपोर्ट्स। कैनाल कॉलोनीज वर डेवलप्ड बाय द ब्रिटिश पीपल। किसके द्वारा डेवलप की थी, ब्रिटिश पीपल, ब्रिटिश लोगों के द्वारा। किस लिए, टू इरिगेट, इरिगेट करने के लिए, सिंचाई करने के लिए, द सेमी एरिड लैंड ऑफ ए ऑफ वेस्टर्न पंजाब। वेस्टर्न पंजाब की जो सेमी एरिड लैंड थी उसको इरिगेट करने के लिए कॉलोनी डेवलप की थी, कैनाल कॉलोनी जी, बाय द कैनाल्स। उसमें बहुत सी नदियां थी, रावी, झेलम, चेनाब, इनके किनारे पर उन्होंने कॉलोनीज डेवलप की थी, अलग अलग लोगों को ले जाके वहाँ स्थापित किया था लोगों को। तो ये था, ये याद कर लेना। वाई इज देयर ए नीड टू कंजर्व रिसोर्सेज। रिसोर्सेज को कंजर्व करने की क्यों जरूरत है, भी संसाधन है, जैसे बायोटिक रिसोर्सेज है, एबायोटिक है, रीन्यूएबल है, नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज है, तो उनको कंजर्व करने की क्यों ज़रूरत है। सबसे पहली है कि दे आर लिमिटेड रिसोर्सेज आ रहे, जो नॉन रीन्यूएबल है वो लिमिटेड रिसोर्सेज है, रिसोर्सेज आ रहे लिमिटेड, लिमिटेड रिसोर्सेज, रिसोर्सेज लिमिटेड है, इसलिए उनको कंजर्व करने की जरूरत होती है। दूसरा है कि और यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज में कॉज द इन्वायरमेंटल एंड सोशो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। यदि रिसोर्सेज को अपन कंटिन्यूस रखेंगे तो ओवर एक्सप्लॉइटेशन, ओवर एक्सप्लॉइटेशन, रिसोर्सेज का यदि ज़्यादा शोषण होगा, ज़्यादा एक्सप्लॉइट होंगे, तो और एक्सप्लॉइटेशन ले जाता है टू इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स, EVS प्रॉब्लम्स, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स की तरफ ले जाता है। और किस तरफ ले जाता है, सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, ठीक है, ये चीज़ है मेन, ठीक है। अगला देखो, राइट इन ब्रीफ, संक्षेप में लिखना है। जोग्राफिकल कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ वीट। वीट के ग्रोथ के लिए जोग्राफिकल कंडीशन कैसी होनी चाहिए, तो वीट के ग्रोथ के लिए ये रब्बी क्रॉप है, सितंबर अक्टूबर बोई जाती है, मार्च अप्रैल इसको कट कर लिया जाता है, रब्बी क्रॉप है। और ये स्टेपल क्रॉप है, खाद्यान्न क्रॉप है, ये तो आपको पता ही है। तो इसमें सबसे पहले कि कूल क्लाइमेट होनी चाहिए, क्योंकि ये सर्दी की फसल है, तो कैसी क्लाइमेट होनी चाहिए, रिक्वायर्ड फर्स्ट इज द कूल क्लाइमेट, ठंडी क्लाइमेट होनी चाहिए, ज़्यादा है ना, गर्म जलवायु नहीं होनी चाहिए। और दूसरी चीज़ होती है ब्राइट सनशाइन होना चाहिए, धूप निकली होनी चाहिए, ब्राइट सनशाइन होना चाहिए। किस दौरान है, जब इसको काटा जा रहा है राइपनिंग के टाइम में, ड्यूरिंग राइपनिंग, राइपनिंग जो वो पक रही होती है, राइपनिंग हो रही होती है, पक रही होती है, उस टाइम में धूप होनी चाहिए। 3 नंबर है कि इसके लिए एनुअल रेनफॉल है, एनुअल रेनफॉल है वो कितनी होनी चाहिए, 50 to 75 सेंटीमीटर एनुअल रेनफॉल, ये बारिश होनी चाहिए, इतनी बारिश की ज़रूरत है, 50 से 75 सेंटीमीटर, ठीक है। और ब्लैक और एलुवियल सोइल होनी चाहिए, एलुवियल और ब्लैक सोइल। एलुवियल सोइल होती है जो नदियों के द्वारा बहाई गई मिट्टी होती है, वो एलुवियल सोइल होती है, तो वो सोइल होनी चाहिए या ब्लैक सोइल होनी चाहिए। ये ज्योग्राफिकल कंडीशन है वीट के लिए, याद कर लेना, ठीक है। वोट आर द कोज टेंशन बिटवीन डच स्पीकिंग एंड फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी, ये बेल्जियम में है। डच स्पीकिंग और फ्रेंच स्पीकिंग लोगों के बीच में भी किस कारण है, वो हमेशा टेंशन रहते थे, तनाव रहता था। इसमें देखो मेजोरिटी स्पीकिंग, फ्रेंच स्पीकिंग मिनोरिटी कम्युनिटी वो रिलेटिवली रिच एंड पावरफुल, जो
कम थे वो फ्रेंच स्पीकिंग थे, फ्रेंच स्पीकिंग, दे आर ए मिनोरिटी, मिनोरिटी थे बट दे आर रीच, आर ए रीच एंड पावरफुल, रीच थे, है ना, बट इन्हें क्या थे, मिनोरिटी, मिनोरिटी में थे ये, ठीक है, ये एक तो था। दूसरी ओर डच स्पीकिंग कम्युनिटी थी, उसने बेनिफिट्स उठाए इकोनॉमिक डेवलपमेंट के और एजुकेशन के। भाई ये धनवान थे, फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी क्या थी, धनवान थी, पावरफुल थी, लेकिन मिनोरिटी में थी। इसका फायदा किसने उठाया, द बेनिफिट्स वर टेकन बाय द डच स्पीकिंग पीपल। बेनिफिट्स किसके, इकोनॉमिक और एजुकेशन के जो बेनिफिट्स है वो डच स्पीकिंग कम्युनिटी के द्वारा उठाए गए, डच स्पीकिंग कम्युनिटीज, ठीक है, ये इसके द्वारा फायदे उठाए गए थे। अगला क्वेश्चन देखो नौवां, वोट प्रोविजंस आर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेक इंडिया ए सेक्युलर कंट्री। कौन से प्रोविजंस तो इंडिया को एक सेक्युलर कंट्री बनाते हैं, धर्म निरपेक्ष बनाते हैं। तो पहली चीज होती है इसका कि स्टेट एंड द गवर्नमेंट हैजंट एनी रिलीजन, कि स्टेट का, देश का, स्टेट का हैज नॉट एनी रिलीजन, देश का कोई धर्म नहीं है, रिलीजन, देश का कोई धर्म नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट विल नॉट फेवर, गवर्नमेंट विल नॉट फेवर एनी रिलीजन, किसी भी रिलीजन को फेवर नहीं करेगी। ये एक चीज़ है, पहली चीज़। दूसरी है फ्रीडम ऑफ रिलीजन। फ्रीडम ऑफ रिलीजन का मतलब होता है कि एवरी पर्सन इज फ्री टू अडोप्ट एंड प्रोपोगेट इट्स रिलीजन, कि हर व्यक्ति फ्री है अपने धर्म को अपनाने में और उसका प्रचार है करने में, वो किसी भी विश्वास और उसकी आस्था हो सकती है, फ्रीडम ऑफ ए रिलीजन। तीसरा है नो डिस्क्रिमिनेशन, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, डिस्क्रिमिनेशन प्रोहिबिटेड, ऐसा कह सकते हो, डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव को प्रोहिबिट किया गया है, प्रोहिबिटेड, भेदभाव को प्रोहिबिट किया गया है, मना किया गया है, ऑन बेसिस ऑफ रिलीजन, धर्म के आधार पर, धर्म के आधार पर किसी प्रकार भेदभाव नहीं हो सकता। ये तीन मेन चीज़ें हैं, इसलिए भारत एक सेकुलर कंट्री है, तीनों चीज़ें हैं भारत में। मेंशन एनी टू इंडिकेटर्स दैट आर यूज्ड टू मेजर द डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री, देश के डेवलपमेंट को मेजर करने के दो इंडिकेटर बताओ। तो देश का यदि डेवलपमेंट देखना है कि भाई देश विकसित हो रहा है या डेवलप हो रहा है नहीं हो रहा है इकोनॉमिकली, तो सबसे पहले होती है जीडीपी, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होती है, द वैल्यू ऑफ द गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस्ड ऑफ ए कंट्री इन ए फाइनेंशियल ईयर, एक साल में देश ने कितनी इनकम की, वो होती है जीडीपी, वो देखी जाती है। वो यदि ग्रो कर रही है इसका मतलब देश ग्रो कर रहा है, जीडीपी घट रही है इसका मतलब देश है वो डेवलप नहीं कर रहा है, वो कमज़ोर होता जा रहा है, गरीब होता जा रहा है। दूसरी है पर सेप्टा इनकम, पर सेप्टा, पर सेप्टा इनकम, सी ही होता है। पर सेप्टा इनकम होती है प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति क्या होती है, जीडीपी होती है, उसमें टोटल पॉपुलेशन का भाग दिया जाता है, टोटल पॉपुलेशन, जीडीपी में टोटल पॉपुलेशन का भाग दिया जाता है। अब देश की इनकम मान लो कितने ही अरब है और देश की जनसंख्या मान लो 1 अरब है, तो जितने अरब टोटल इनकम है उसमें टोटल जनसंख्या का भाग दे देंगे तो पता चलेगा भाई हर व्यक्ति ने कितने रुपए कमाए। ये दो इंडिकेटर हैं किसी भी देश के डेवलपमेंट को मेजरमेंट कर रखने के लिए। What do you know about the secondary sector activities? Secondary sector is the manufacturing sector. Manufacturing sector. It includes the industries and factories. फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज में शामिल किए गए। रॉ मटेरियल रिसीव्ड फ्रॉम द प्राइमरी सेक्टर, जो रॉ मटेरियल प्राइमरी सेक्टर से रिसीव होता है फ्रॉम द एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, फॉरेस्ट से, उन्हीं रॉ मटेरियल को मैन्युफैक्चर किया जाता है, तो वो होता है सेकेंडरी सेक्टर। इसमें इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज इंक्लूड है, ठीक है। गिव 2 पॉइंट्स ऑफ डिस्टिंक्शन बिटवीन फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स, जो गुड्स है
उनमें आपका कोई एक दो डिफरेंस बताने, दो पॉइंट बताने हैं। फाइनल गुड्स आर दोज गुड्स विच रीच टू द कंज्यूमर। फाइनल गुड्स कौन सा होता है? द फाइनल गुड्स रीच्ड, किसके पास रीच होता है? टू द कंज्यूमर। कंज्यूमर के पास, ग्राहक के पास जो सामान पहुंचता है वो फाइनल गुड से होता है, ठीक है। और जो इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स, इंटरमीडिएट सामान, इंटरमीडिएट सामान कौन सा होता है? आर यूज्ड इन प्रोड्यूसिंग फाइनल गुड्स और सर्विसेज। इंटरमीडिएट गुड्स आर यूज्ड, किस लिए यूज होता है? टू प्रोड्यूस फाइनल गुड्स। फाइनल गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए, फाइनल गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए जो यूज होता है वो क्या होता है? इंटरमीडिएट गुड्स होता है, ठीक है। अब जैसे मान लो इसके उदाहरण दे सकते हो दूसरे, बिस्किट वो होता है, वो क्या होता है? फाइनल गुड्स होता है, बिस्किट आपने खरीदी। लेकिन जो आटा होता है, इसके उदाहरण, फ्लावर, FLOUR, ये क्या होता है? इंटरमीडिएट गुड्स होता है, ठीक है। जैसे मान लो क्लॉथ होता है, कपड़ा आप लेते हो, CLOTHES, क्लॉथ होता है वो इंटरमीडिएट फाइनल गुड्स होता है। लेकिन जो कॉटन होता है वो क्या होता है? इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं। तो इस प्रकार आप ये दो उदाहरण देख सकते हो। वो डू यू अंडरस्टैंड बाय लिबरलाइजेशन? लिबरलाइजेशन से क्या अंडरस्टैंड करते हो? लिबरलाइजेशन होता है फॉरेन ट्रेड का। लिबरलाइजेशन का मतलब होता है कि फॉरेन ट्रेड के लिए जो रेस्ट्रिक्शंस है, विदेशी व्यापार के जो रेस्ट्रिक्शंस है उनको रिमूव करना। तो इसका सीधा सा मतलब है रिमूविंग, हटाना। क्या हटाना? द रेस्ट्रिक्शंस, रेस्ट्रिक्शंस होते हैं प्रतिबंध, ठीक है, फॉर ए फॉरेन ट्रेड। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के लिए जो प्रतिबंध होते हैं उनको हटा देना इज कॉल्ड द लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन, देयर इज नो बैन ऑन ए। इस प्रकार के लॉज और रूल्स हैं कि कोई भी व्यक्ति एक्सपोर्ट करे, इंपोर्ट करे, उसका कोई प्रतिबंध नहीं है। दैट इज कॉल्ड द लिबरलाइजेशन, ठीक है। उसमें बिजनेस करने के लिए अलाउ किया जाता है, फ्री डिसीजन ले सकते हैं। गवर्नमेंट है वो लीजर रेस्ट्रिक्शंस रखती है, इसलिए इनको लिबरल कहा जाता है, ठीक है। हु वर द जॉबर्स? जॉबर्स कौन होते हैं? जॉबर्स आर द ठेकेदार। हिंदी में कहें तो अपने वो ठेकेदार होते हैं जो मजदूरों को ले जाते हैं, किसी कंपनी में लगाते हैं। तो जो इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, उद्योगपति होते हैं, वो उद्योगपति उनको इंटरमीडिएट के रूप में काम करवाते हैं, एक मध्यस्थ के रूप में काम में लेते हैं उनको, ठीक है ना। तो कौन होते हैं जॉबर्स? पर्सन एम्प्लॉयड बाय द इंडस्ट्रियलिस्ट टू रिक्रूट द राइट काइंड ऑफ पीपल फॉर वर्क वाज कॉल्ड द जॉबर्स। देखो, द पर्सन जॉबर्स होते हैं एम्प्लॉयड, वो व्यक्ति जो एम्प्लॉयड हो, एम्प्लॉयड बाय द, किसके द्वारा? बाय द इंडस्ट्रियलिस्ट। इंडस्ट्रियलिस्ट के द्वारा एम्प्लॉयड व्यक्ति हो, इंडस्ट्री के द्वारा लिखाया गया व्यक्ति हो, ठीक है। इंडस्ट्री द्वारा लगे हुए व्यक्ति टू रिक्रूट द राइट काइंड ऑफ पीपल, टू रिक्रूट, कि वो रिक्रूट करे सही प्रकार के व्यक्ति, राइट काइंड ऑफ ए राइट काइंड ऑफ ए पीपल, सही प्रकार के लोगों को रिक्रूट करे फॉर द वर्क, कार्य के लिए, ठीक है ना। इंडस्ट्री के द्वारा, उद्योगपति के द्वारा, उद्योग के मालिकों के द्वारा ऐसा व्यक्ति एम्प्लॉय किया जाता है जो सही प्रकार के लोगों को रिक्रूट करे, सही प्रकार के व्यक्तियों को उद्योग में काम पर लगाए, वो इंडस्ट्रियलिस्ट होता है, ठीक है। वो इंटरमीडिएट के रूप में होता है, मिडल मैन होता है वो, और ये सेफ्टी वॉल का काम है करता है। अब इसके फंक्शन क्या होते हैं? पहला तो होता है कि वो गाँव से लोग लाता है, सामान्य जो गांव के लोग होते हैं, है ना, उनसे लाता है। ही गोट पीपल फ्रॉम द विलेजेस फॉर एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट के लिए लोगों को लाता है, एम्प्लॉयमेंट के लिए, फैक्ट्री में काम करवाने के लिए गांव से लोगों को लाता है। 2 नंबर इसका फंक्शन ये होता है कि वो मनी प्रोवाइड करता है उनको, जब भी धन की ज़रूरत होती है उनको,
तो ही प्रोवाइड से मनी, मनी प्रोवाइड करता है। 3 नंबर चीज़ क्या है कि मनी प्रोवाइड करता है उनको, और जब भी ज़रूरत होती है तो उनकी देखभाल का काम है करता है। इंटरमीडिएट का काम है करता है, इंटरमीडिएट काम करता है, मिडल मैन कह सकते हो तीसरा, मिडल मैन। इंडस्ट्रियलिस्ट और मजदूरों के बीच में जो मिडल मैन का काम होता है वो किसका है, जॉबर का आता है। वॉट वॉज द इफेक्ट ऑफ द कन्फ्लिक्ट बिटवीन वीवर्स एंड गोमस्ताज लीडर्स एंड, सॉरी वीवर्स, वीवर्स होते हैं बुनकर, और गोमस्ताज, इनके बीच में कन्फ्लिक्ट रहता था। ये गोमस्ताज थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा लगाए गए व्यक्ति थे, और वीवर्स थे, बुनकर थे, वो भारतीय थे। और गोमस्ताज ने क्या किया कि उन बुनकर्स पर प्रतिबंध लगा दिए थे बहुत से प्रकार के, तो उनका शोषण हुआ था बुनकर्स का बेचारों का। ठीक है, तो गोमस्ताज ब्रिटिश कंपनी के द्वारा लगाए गए व्यक्ति थे, बुनकर्स उनका खुद का जॉब होता था, तो ये शोषण करते थे। ठीक है, इनमें देखो इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन होता था, किनका, कन्फ्लिक्ट के मेन कारण होता है पहला तो जो वीवर्स थे उनका इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन होता था, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन होता था उनका। ठीक है, और दूसरा इनका क्या होता था, लेक ऑफ कंट्रोल, लॉस ऑफ ए कंट्रोल, लेक ऑफ कंट्रोल, लॉस ऑफ कंट्रोल, उनका कंट्रोल नहीं था। वीवर्स थे वो किसी भी प्रकार से उनके हाथ में कुछ नहीं था, वो सब कुछ उन्होंने ले लिया था गोमस्ताज ने, वो उनका शोषण करते थे। ठीक है, और थर्ड सोशल डिस्क्रिप्शन था, सोशल डिसरप्शन ने, सोशल जो डिस्क्रिमिनेशन था, यानी जो व्यूवर्स थे ये स्थानीय लोग थे और उनको ये लगता था भी उनका शोषण ही हो रहा है। तो ये 2-3 पॉइंट आप इसके लर्न कर सकते हो। Describe how modern adaptations of traditional rainwater harvesting methods are being carried out to conserve and store water। कि जो ट्रेडिशनल रेन वाटर हार्वेस्टिंग की विधियाँ हैं, पारंपरिक जो वर्षा के जल को इकट्ठे करने की जो विधियाँ हैं वो कैरी आउट की जाती है, बनाए रखी जाती है पानी को सुरक्षित रखने के लिए। तो पारंपरिक विधियाँ कौन सी जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग को कंजर्व करती है, तो पारंपरिक विधियाँ देखो बहुत सी पारंपरिक विधियाँ है रेन वाटर हार्वेस्टिंग की। सबसे पहले पहाड़ी क्षेत्रों में गल्स और कल्स बनाए जाते हैं, गल्स एंड कल्स, जो पहाड़ी क्षेत्रों के लोग हैं वो क्या है कि बड़ी बड़ी नालियाँ वगैरह बना करके, घाटियाँ बना करके पानी को सुरक्षित रखते हैं। पहाड़ी क्षेत्रों के लोग गल्स और कल्स का निर्माण करके रेन वाटर हार्वेस्टिंग को बचाते हैं। जो राजस्थान, वेस्टर्न जो राजस्थान है उनमें रूफ टॉप वाटर को सेव किया जाता है, रूफ टॉप वाटर को क्या किया जाता है, हार्वेस्ट किया जाता है, संचय किया जाता है, किसमें, टांकों में, है ना। तीसरा जो उड़ीसा वगैरह है, पश्चिम बंगाल है, बंगाल, वहाँ पर इंडिनेशन चैनल्स बनाई जाती है, इंडिनेशन चैनल्स बनाई जाती है। इंडिनेशन चैनल्स होती है कि ज़्यादा पानी होते हैं उस पानी को डिवाइड कर दिया जाता है अलग अलग चैनल्स में, अलग अलग नहरों में, वो इंडिनेशन चैनल्स है। ये किसमें है, ईस्टर्न स्टेट्स में है। ठीक है, और अंडरग्राउंड टैंक्स बनाए जाते हैं कई जगह, अंडरग्राउंड टैंक्स या टांकाज बनाए जाते हैं पानी को सुरक्षित करने के लिए। ठीक है, और एक होता है ये बम्बू ड्रिप इरिगेशन सिस्टम, जो एकदम असम वगैरह देशों में है, बम्बू इरिगेशन सिस्टम, सॉरी बम्बू इरिगेशन सिस्टम। इसमें क्या होता है, पहाड़ी क्षेत्रों में पानी के बहाव को रोकने के लिए बम्बू से पानी को दूसरी जगह ले जाया जाता है। ठीक है, इसके अथवा में देखिए ये पॉइंट्स है आपको वाटर कंजर्व करने के लिए। वाटर स्केर्सिटी, पानी की समस्या, पानी की कमी। देखो पानी की कमी पर क्या लिखे, पानी, वाटर इज द मोस्ट वैल्यूएबल थिंग एंड द मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड इज फेसिंग द वाटर स्केर्सिटी। अधिकांश संसार पानी की कमी का सामना कर रहा है। तो पानी की कमी क्यों हो रही है, इस पर आप पॉइंट्स लिखते हो। पहला पॉइंट, पानी की कमी का कारण है और ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन ग्रोथ, पॉपुलेशन ग्रोथ, ये मेन कारण है। इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, उद्योगीकरण हो रहा है। पोल्यूशन,
पोल्यूशन की वजह से पानी जैसे नदियों में और में वेस्ट डाल दिया जाता है तो पानी की कमी आ जाती है। चौथा एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर की वजह से एग्रीकल्चर में अधिकांश पानी लगाया जाता है। तो ये 4 पॉइंट है मेन पानी की कमी के। नर्मदा बचाओ आंदोलन, इसमें लोगों ने विरोध किया था डैम्स का। दे ओपोज द कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स, ओपोज्ड कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स, कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स, डैम्स के कंस्ट्रक्शन में विरोध किया था ओवर नर्मदा, ओवर नर्मदा, नर्मदा के ऊपर, नर्मदा नदी डैम का विरोध किया था। दूसरा उनका था इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, ईवीएस प्रोटेक्शन, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के कहा था भी यहाँ से पेड़ पौधे जितने बूटे उनकी सुरक्षा होनी चाहिए। तीसरा किन की प्रोटेक्शन होनी चाहिए, डिस्प्लेस पीपल, जो यहाँ से लोग डिस्प्लेस हो गए हैं उन डिस्प्लेस्ड लोगों की सुरक्षा होनी चाहिए, उनको सही ज़मीन मिलनी चाहिए, उनको सही वैल्यू मिलनी चाहिए, डिस्प्लेस्ड पीपल। तो ये नर्मदा बचाओ आंदोलन के 3 पॉइंट है मुख्य, ठीक है। अगला देखो मेन फीचर ऑफ द फेडरल सिस्टम, फेडरल सिस्टम का मेन फीचर देखो। फेडरल सिस्टम के मेन फीचर्स, इसमें क्या होता है, पावर को डिवाइड किया जाता है। इसमें 3 टायर्स ऑफ गवर्नमेंट, 3 टायर्स ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की 3 टायर्स, 3 स्तर, 3 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट कह सकते हो, 3 लेवल्स से ऑफ गवर्नमेंट। कौन कौन सी, सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड थर्ड इज द पंचायती राज, 3 टायर्स ऑफ गवर्नमेंट। दूसरा है डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के ऑर्गन्स, ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के ऑर्गन्स कौन कौन से, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी, ये 3 ऑर्गन्स है गवर्नमेंट के। और इसके अलावा ज्यूरिसडिक्शन, हर लेवल पर उसका खुद का ज्यूरिसडिक्शन है। स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए सुप्रीम कोर्ट है, स्टेट गवर्नमेंट के लिए हाई कोर्ट है। तो ज्यूरिसडिक्शन, न्यायपालिका, हर गवर्नमेंट के पास अपनी खुद की न्यायपालिका है, ठीक है। तो ये मेन है फेडरल सिस्टम के मुख्य फीचर्स। गवर्नमेंट के 3 लेवल, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, पंचायत राज। गवर्नमेंट के अलग अलग ऑर्गन्स, एग्जीक्यूटिव नहीं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, जुरिडिक्शन एट ईच लेवल, जुरिडिक्शन एट ईच लेवल। हर लेवल का क्या है, जुरिडिक्शन है, हर लेवल के पास खुद की जुरिडिक्शन है। लैंग्वेज पॉलिसी ऑफ इंडिया, भारत की लैंग्वेज पॉलिसी देखो, भारत की लैंग्वेज पॉलिसी है कि ऐसा पॉलिसी जो लैंग्वेज को अडॉप्ट करने में, लैंग्वेज की कौन सी ऑफिशियल लैंग्वेज थी होगी, कौन सी कम्युनिकेशन लैंग्वेज होगी, इसके लिए पॉलिसीज बनाई जाती है। इसके लिए देखो, ए सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस दैट गवर्न द यूज ऑफ लैंग्वेजेज इन ए कंट्री। देखो इस लैंग्वेज पॉलिसी क्या है, एक सेट ऑफ रूल्स, ए सेट ऑफ ए रूल्स, रूल्स का एक सा सेट होता है जो क्या करता है, दैट गवर्न द यूज ऑफ ए लैंग्वेजेज, जो क्या करता है, गवर्न करता है, ध्यान रखता है, शासन करता है, द यूज ऑफ लैंग्वेजेज, यूज ऑफ ए लैंग्वेजेज, कि कौन सी लैंग्वेजेज यूज करनी, इसके नियम्स होते हैं, वो क्या है, लैंग्वेज पॉलिसी होती है। तो इसमें देखो क्या चीज़ें ध्यान रखी जाती है। फर्स्ट देखो ऑफिशियल लैंग्वेज, इंडिया की ऑफिशियल लैंग्वेज इज द हिंदी एंड सेकंड इंग्लिश। ऑफिशियल लैंग्वेज चुनी जाती है लैंग्वेज पॉलिसी में, ऑफिशियल लैंग्वेज। सेकंड लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन की कौन सी लैंग्वेज है, ये पीपल्स पर डिपेंड किया जाता है, कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन की लैंग्वेज। थर्ड एजुकेशनल लैंग्वेज, एजुकेशनल लैंग्वेज के लिए अपनी 3 भाषाएं अपनाई गई है एजुकेशन के लिए। फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी, या फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी, सेकंड इंग्लिश एंड थर्ड लैंग्वेज लोकल लैंग्वेज होगी हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, जो भी हिंदी, संस्कृत मान लो, तमिल मान लो, जहाँ की जो हर भाषा है वो थर्ड लैंग्वेज होती है। तो इंग्लिश एजुकेशन में 3 लैंग्वेज अपनाई गई है। तो ये लैंग्वेज पॉलिसी एक सेट ऑफ रूल्स है या रेगुलेशंस है जो गवर्न करती है यूज ऑफ लैंग्वेजेज के लिए, और वो ध्यान रखती है कौन सी ऑफिशियल लैंग्वेज होगी, कौन सी कम्युनिकेशन लैंग्वेज होगी, कौन सी एजुकेशनल लैंग्वेजेज होगी। पार्लियामेंट की लैंग्वेज हिंदी है, इंग्लिश भी यूज़ करती है। कोर्ट लैंग्वेजेज इंग्लिश है, हिंदी भी हो सकती है यूज, है ना। ये लैंग्वेज पॉलिसी। 2 फंक्शन ऑफ मनी, मनी के 2 फंक्शन देखो। मनी है वो सबसे पहला फंक्शन है मनी का, वो है
मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मनी क्या काम करती है? मीडियम ऑफ एक्सचेंज, एक्सचेंज का काम करती है। यानी कोई भी चीज़ आपको खरीदनी है, लेनी है, तो आपको रुपये चाहिए, रुपये है वो मीडियम एक्सचेंज का। स्टोर द वैल्यू, मनी क्या करती है? स्टोर द वैल्यू। आप किसी फ्यूचर में कोई चीज़ रख लेने चाहते हो और लेना चाहते हो, तो आप मनी स्टोर करना चाहोगे, अकाउंट में रखना चाहोगे, खुद के पास पॉकेट में या घर में रुपए रखोगे, क्योंकि उसकी वैल्यू स्थायी रहती है। आप अनाज रखते हो उसकी वैल्यू अप और डाउन हो सकती है। तो भी जो मनी है वो वैल्यू को स्टोर करती है। फ्यूचर के लिए आप किसी भी मनी को सेव करके रख सकते हो स्टोर के रूप में। वोट आर द प्रॉब्लम्स ऑफ क्रेडिट सिस्टम इन इंडिया? भारत में जो क्रेडिट सिस्टम है, फॉर्मल और इनफॉर्मल, उस क्रेडिट सिस्टम, फॉर्मल सिस्टम में बहुत सी प्रॉब्लम्स होती है, वैसे इनफॉर्मल सिस्टम तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स रहती है, लेकिन फॉर्मल सिस्टम है जो बैंकिंग सिस्टम है उसमें भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स होती है। देखो कौन कौन सी प्रॉब्लम्स होती है मेनली फॉर्मल सिस्टम में। फॉर्मल क्रेडिट सिस्टम में कौन कौन सी प्रॉब्लम होती है? पहली ये होती है कि भारत में जो बैंकिंग सिस्टम है वो पूरी तरह से डिस्ट्रीब्यूट नहीं है, कई जगहों पे डिस्ट्रीब्यूशन है प्रॉब्लम। ठीक है, दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉब्लम के अलावा लेक ऑफ कोलेट्रॉल। कोलेट्रॉल होता है कि मान लो ग्रामीण क्षेत्रों में लोन दे, तो लोन देने के लिए उनके पास सुरक्षा के रूप में रखने कोई चीज़ नहीं है ना। तीसरा हाई इंटरेस्ट रेट, ये प्रॉब्लम है, बैंकों की इंटरेस्ट रेट है वो बहुत ही हाई है। थर्ड फोर्थ अपने मान सकते हैं कि भी जो प्रोसीड्यूर है, लोन प्रोसीड्यूर है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स लो प्रोसीड्यूर, हर कोई व्यक्ति लोन ले ही नहीं सकता। लोन प्रोसीड्यूर, लोन प्रोसीड्यूर बहुत ही प्रोसीड्यूर बहुत ही अलग है, हर पढ़ा लिखा व्यक्ति होना चाहिए। लेक ऑफ फाइनेंशियल एजुकेशन, लोगों में फाइनेंशियल एजुकेशन है ही नहीं, उनको पता ही नहीं कैसे लोन लिया जा सकता है, कौन से रूल्स होते हैं फाइनेंशियल एजुकेशन। ठीक है, फाइनेंशियल एजुकेशन, ये एजुकेशन, तो ये कारण है, ये क्रेडिट सिस्टम की प्रॉब्लम्स आप लर्न कर सकते हो। सर्कमस्टेंस टू लेड टू द खिलाफत एंड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, खिलाफत एंड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट्स की तरफ जाने के लिए कौन सी स्थितियाँ जिम्मेदार रही है? मैं शॉर्ट में आपको बता पाऊँगा, क्योंकि इतना यदि पूरा सुनेंगे तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो खिलाफत और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट्स की तरफ ले जाने वाली पहली समस्या था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भारतीय काफ़ी असंतुष्ट थे, उनको लगा था कि जो टर्की में खलीफा है उसको हटा दिया जाएगा, और क्या तो फर्स्ट विश्व युद्ध बाद उनको लगा कि भी भारत स्वतंत्र होना चाहिए, भारत को आज़ादी मिलनी चाहिए। भारतीयों ने बहुत बढ़िया पार्टिसिपेट किया है, लेकिन उनको मिला नहीं, तो पहला ये कारण था। दूसरा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट्स का रिक्वेस्टेंस होती है रोलर टेक्ट। रोलर टेक्ट ये 1919 में इम्प्लीमेंट किया था, जिसमें कोर्ट को, ये सरकार को पावर दी गई थी कि किसी भी भारतीय को कितना बिना कोई कारण के गिरफ्तार किया जा सकता है, ये रोलर टेक्ट है। थर्ड होता है जलियांवाला बाग। जलियांवाला बाग, ये बैसाखी के दिन जलियांवाला बाग, पंजाब में जलियांवाला बाग है, वहाँ पर 13 अप्रैल के दिन भीड़ इकट्ठी थी, और जलियांवाला बाग में जनरल डायर ने लाखों लोगों को, हजारों लोगों को मार दिया था, मास करे, जलियांवाला बाग मास करे, ये कारण था। डिवाइड एंड रूल, लोगों को डिवाइड एंड रूल का ये पॉलिसी थी अंग्रेजों की। तो ये कई थी सिरकमस्टेंस परिस्थितियाँ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, रोलर टेक्ट, जलियांवाला मैसक्रे, डिवाइड एंड रूल, ये परिस्थितियाँ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, खिलाफत मूवमेंट की तरफ ले गई थी। ठीक है, सजेस्ट एंड रिफॉर्म स्ट्रेंथ द पार्टीज दैट सो दैट दे परफॉर्म देयर फंक्शंस वेल, यानी ऐसे रिफॉर्म बताओ जो पार्टी को स्ट्रेंथन करे, वो अपने कार्यों को सही तरीके से परफॉर्म करे। तो देखो बहुत से नियम हैं जिनके तहत वो पार्टीज को मजबूत किया जा सकता है ना। तो इसमें सबसे पहला क्या चीज़ है कि पार्टीज की जो इंटरनल अफेयर्स है उनको रेगुलेट करना चाहिए।
रेगुलेट इंटरनल अफेयर्स, रेगुलेट इंटरनल अफेयर्स, इंटरनल अफेयर्स को रेगुलेट करना, ये पहला है, ठीक है। और रिजर्वेशन फॉर वीमेंस और सोशल ग्रुप्स, रिजर्वेशन की व्यवस्था होनी चाहिए पॉलिटिकल पार्टीज में फॉर वीमेन, महिलाओं के लिए, महिलाओं के लिए, एंड सोशल ग्रुप्स, और सामाजिक ग्रुप्स के लिए, सामाजिक ग्रुप होते हैं SC ST, इनकी रिजर्वेशन व्यवस्था होनी चाहिए, पार्टिसिपेशन महिलाओं की बढ़ानी चाहिए और इनकी रिजर्वेशन व्यवस्था होनी चाहिए। पार्टी में स्टेट फंडिंग होनी चाहिए, सरकार की फंडिंग होनी चाहिए, सरकार उनको भी ताकतवर बनाने के लिए स्टेट फंडिंग और सरकार सहायता दे, पार्टी को मजबूत बनाने के लिए स्ट्रेथन करने की है, वैसे सही है नहीं है, ठीक है। और रेगुलेशंस, एक्सेसिव रेगुलेशंस होना चाहिए पॉलिटिकल पार्टीज में ताकि काउंटर प्रोडक्टिव बने, और लोगों के प्रति रिस्पॉन्सिबल होने चाहिए, रिस्पॉन्सिबल होने चाहिए, रिस्पॉन्सिबल फॉर द पीपल। ये मेन पॉइंट है जिनको आप लर्न कर सकते हो। इंटरनल अफेयर्स हैं वो सही तरीके से रेगुलेट होने चाहिए, महिलाओं के लिए रिजर्वेशन होना चाहिए, सोशल ग्रुप्स के लिए रिजर्वेशन होना चाहिए, स्टेट फंडिंग होनी चाहिए, और रिस्पॉन्सिबल होता है पीपल, लोगों के लिए रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। आपकी ओपिनियन में, इन योर ओपिनियन, अगला अथवा में है, इन योर ओपिनियन व्हाट शुड बी द लीडर ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी लाइक, कि पॉलिटिकल पार्टी का लीडर कैसा होना चाहिए। तो इसका देखो अथवा मैं बता रहा हूँ, पॉलिटिकल पार्टी का लीडर होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, है ना, कैसा होना चाहिए, 2 मिनट। पॉलिटिकल पार्टी का जो लीडर होता है वो ऑनेस्ट होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए, वो अच्छा डिसीजन मेकर होना चाहिए, ए गुड डिसीजन मेकर, यानी उसके द्वारा कही गई बात को कोई टाले नहीं, उसका डिसीजन सर्वमान्य होना चाहिए, सर्वसर्वा होना चाहिए। ही इज़ द कवरेजियस पर्सन, कवरेजियस पर्सन होना चाहिए, यानी वो एकदम बोल्ड डिसीजन ले, ऐसा विरोध से डरे नहीं, पार्टी के अंदर कोई ऐसे मतलब दिक्कत आए हो रहा है तो वो बोल्ड डिसीजन ले, अच्छा निर्णय ले, सभी के हितों का ध्यान में रखते हुए निर्णय ले, किसी एक दो व्यक्ति के प्रति न सुने। लिसन टू पीपल, वो व्यक्ति जो लोगों की सुने, लिसन टू पीपल, लोगों की सुनने वाला व्यक्ति होना चाहिए। फोर्थ, लॉयल टू पीपल, लोगों के प्रति वफादार होना चाहिए, लोगों के प्रति वफादार वाला व्यक्ति होना चाहिए। 5वां, रेजिस्ट टेम्पटेशन, किसी प्रकार के प्रलोभन से बचना चाहिए, वो किसी प्रकार की उसको घूस वगैरह दे, है ना, तो प्रलोभन किसी प्रकार से वो प्रलोभित नहीं होना चाहिए, प्रलोभन से रेजिस्ट करने वाला व्यक्ति होना चाहिए। ही शुड बी हम्बल, और वो कैसा होना चाहिए, हम्बल होना चाहिए, विनम्र होना चाहिए। तो ये एक जो पार्टी के लीडर की है वो विशेषताएं हैं। पॉलिटिकल पार्टी का जो लीडर है वो ऐसा व्यक्ति होना चाहिए, अच्छा डिसीजन मेकर होना चाहिए, कवरेजियस व्यक्ति होना चाहिए, लिसन टू पीपल, लोगों को सुनने वाला होना चाहिए, लॉयल टू पीपल, लोगों के प्रति वफादार होना चाहिए, टेम्पटेशंस होते हैं, प्रलोभन होते हैं, उनका प्रतिरोध करने वाला होना चाहिए। ही मस्ट बी हम्बल, और हम्बल होना चाहिए। इनके पॉइंट्स को थोड़ा थोड़ा विस्तार में लिख सकते हो, लेकिन ये मेन पॉइंट्स हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, ठीक है। प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए ताकि सभी के अच्छे नंबर आए।